कल हम लोगों ने लास्ट में क्या पढ़ा था, वहाँ के कुछ विषयों के बारे में जो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता था, यही था ना, उसके पाठ्यक्रम के बारे में। तो हम लोगों ने क्या देखा लास्ट वाला पैराग्राफ में, साथ में था कि लगभग प्रतिदिन 100 लेक्चर हुआ करते थे। प्रतिदिन नालंदा विश्वविद्यालय में कितने लेक्चर? 100 लेक्चर। और उसमें कितने हज़ार स्टूडेंट थे? 10,000 स्टूडेंट थे। और उनको पढ़ाने के लिए उसमें स्टाफ थे 1500 टीचर, यही ना, 1500 टीचर्स थे। और खास करके 2 लिटरेचर के बारे में हम लोगों ने देखा था, ब्राह्मणिकल और बुद्धिस्ट लिटरेचर। उसके अलावा फिलोसोफी, साइंसेज और आर्ट के क्लासेस हुआ करते थे। और एक विशेष बात थी कि जो मॉन्क्स थे, यानी बुद्धिस्ट को फॉलो करने वाले जो भिक्षु लोग थे, वो लोग खास करके महायाना और निकायास के बारे में पढ़ते थे, जो क्या है, बुद्धिस्ट फेथ का या बुद्धिस्ट रिलीजन का किताब का कुछ भाग है उसका, ठीक है, उसके बारे में लोग पढ़ते थे। और वहाँ पर इन विषयों के अलावा वेदा यानी कि अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद बताए थे कल, उन चारों वेदों के बारे में, और अतिरिक्त जो भी साहित्य होते हैं, अतिरिक्त रिलीजन या जो विषय पर जो टॉपिक होते थे उस पर वो उसका विषय का पढ़ाई किया जाता था। वहाँ पर एक अच्छी बात थी कि लिबरलिज्म सिस्टम था, यानी कि जो इच्छा है वो वहाँ के शैक्षणिक प्राधिकार अलाउ करते थे कि आप अपनी इच्छा अनुसार विषय चूज कर सकते हैं, उस साहित्य को आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज पढ़ेंगे 24 पैराग्राफ नंबर 8। लिखा हुआ है, द सिलेबस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी was drawn up with great wisdom and by following it students were increasingly successful in their daily life। कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा का जो सिलेबस था, तो सिलेबस, ठीक है, सिलेबस जो था कहाँ का? नालंदा यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी का यह जो सिलेबस था वो बहुत बड़ा बुद्धि के साथ बनाया था, ग्रेट विजडम, सोच समझकर बनाया गया था। जैसे हमारा भी सरकार है, बिहार सरकार, तो बिहार बोर्ड के जितने भी पाठ्यक्रम पुस्तकें हैं उस सबका सिलेबस क्या हुआ, उसका एक टीम होता है, एक समिति होता है, उस सब बैठकर लोग गठित करके, वहाँ पे बड़े बड़े शिक्षकगण होते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर लोग होते हैं, उसको बैठकर इस पुस्तक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उसी तरह यहाँ की नालंदा यूनिवर्सिटी के उस समय में प्राचीन विश्वविद्यालय जो था उसका पाठ्यक्रम बहुत महानता और बहुत बुद्धि के साथ उसको क्या किया गया था, निर्माण किया गया था, ड्रॉन अप किया गया था, जिसके चलते जो स्टूडेंट्स, लिखा है, जो स्टूडेंट्स इस सिलेबस को क्या करते थे, फॉलो करते थे। क्या करते थे? फॉलो करना, यानी कि इसके अनुसार अपना पढ़ाई करते थे, वो जीवन में बहुत आगे सक्सेसफुल होते थे। क्या होते थे? सक्सेसफुल। वही लिखा सेकेंड में कि बाय फॉलोइंग इट स्टूडेंट्स वेयर इंक्रीजिंगली सक्सेसफुल इन देयर डेली लाइफ, और वो अपने दैनिक जीवन में, कहाँ पर? दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में अधिक मात्रा में वो लोग क्या होते थे, सफल होते थे। कब? जब लोग सिलेबस को अच्छा से फॉलो करते थे, तब या उसके अनुसार पढ़ाई करते थे। क्लियर है? 2 लाइन आगे। It had made a study of 5 subject compulsory। इस सिलेबस में क्या कंपलसरी कर दिया कि 5 सब्जेक्ट का पढ़ाना कंपलसरी है। 5 सब्जेक्ट कंपलसरी था, अनिवार्य था। कंपलसरी मतलब क्या होता है? अनिवार्य। कंपलसरी मतलब अनिवार्य, जरूरी, नेसेसरी, अनिवार्य, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, लिखिए, ठीक। जैसे ग्रामर पहला विषय दिया है, ग्रामर, व्याकरण जरूरी था। क्या था? व्याकरण, किसी भी भाषा को, इंग्लिश व्याकरण, हिंदी व्याकरण, जो भाषा हो, पाली भाषा हो, प्रकृत भाषा की पढ़ाई होती थी वहाँ पर। बाय विच वन कुड गेट एन एडिक्वेट मास्टरी ऑफ द लैंग्वेज। ग्रामर क्यों पढ़ाया जाता था? क्योंकि उस स्टूडेंट को ग्रामर में, उस स्टूडेंट को लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में क्या हो, पकड़ हो, क्या हो, पकड़ हो, मास्टरी ऑफ द लैंग्वेज करने के लिए। मास्टरी मतलब उसका समझ, उसको पकड़, कंसेप्ट क्लियर हो, मास्टरी ऑफ लैंग्वेज, भाषा के लिए ग्रामर पढ़ाया जाते थे। और ग्रामर ही क्या है? मुख्य साधन व्याकरण, जिससे हमको शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध पढ़ने आता है। किसके सहायता से? ग्रामर के सहायता से। आगे सेकंड वन इज लॉजिक। लॉजिक मतलब तर्क,
जो रीजनिंग होता है ना आजकल, उसी तरह लॉजिक। विच टॉट द स्टूडेंट टू जज एवरी इशू रैशनली, ये क्या करता था, स्टूडेंट को उसके लायक बनाता था कि हर एक बातों को वह विवेक पूर्वक, रैशनली मतलब विवेक बुद्धि से वो जांच करता था कि क्या सही है क्या गलत है। टू जज एवरी, ऐसे नोट उतार लीजिए, टू जज एवरी इशू रैशनली, इशू रैशनली, विवेक पूर्वक, रैशनली, ठीक है। क्लियर है सब। लॉजिक किसके लिए दिया जाता था कि कोई बच्चा जज कर सके या डिसीजन ले सके लॉजिक, तर्क संगत रूप से, रैशनली, क्या बोलते हैं उसको, रैशनली। रैशनली क्या हिंदी क्या लिखी हो, तर्क संगत रूप से, क्या बोलते हैं इसको, तर्क संगत रूप से, रूप से, ठीक है। आगे बढ़े, तीसरा है मेडिकल साइंस। तीसरा विषय क्या है, हाँ, औषधि विज्ञान पढ़ाई होती थी, मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस। अच्छा, a study of which enable the student to keep himself as also others in perfect health and, क्यों मेडिकल साइंस पढ़ाया जाता था कि क्यों, क्योंकि खुद को क्या रखे, स्वस्थ रखे और दूसरों को भी स्वस्थ रखे, हेल्दी, हेल्दी लाइफ जीने के लिए, हेल्दी, वही लिखा है, स्टडी ऑफ which enable the student to keep himself as also others। यह विज्ञान औषधि खुद अपने आप को, विद्यार्थी को खुद स्वस्थ रखने के लिए और अन्य को भी स्वस्थ रखने के लिए या रखने लायक योग्य बना दिया, क्या, मेडिकल साइंस पढ़ने से, ताकि उसका हेल्थ क्या हो, अच्छा हो, परफेक्ट हेल्थ हो, अच्छा हेल्थ हो, गुड हेल्थ हो। क्लियर है। एंड मेक द स्टूडेंट्स फाइनेंशियली, सॉरी, उसके बाद एक और विषय दिया है हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट मतलब क्या होता है, कौन विषय है, हस्तकला। हैंडीक्राफ्ट मतलब क्या होता है, हस्तकला, हैंडीक्राफ्ट, हस्तकला मतलब हाथ से जिसे बनाने वाला चीज, जैसे बुनने वाला हो गया, कुछ और हो गया, हाथ से लकड़ी का बनाना, या मतलब हाथ से कटाई करके बनाना, बुनाई करके बनाना, सिलाई करके बनाना, उसे क्या बोलेंगे, हैंडीक्राफ्ट, हस्तकला, क्या बोलते हैं उसको, हस्तकला। तो हैंडीक्राफ्ट कला को भी सिखाया जाता था, ताकि नॉलेज ऑफ वन क्राफ्ट और अनदर वाज कंपल्सरी टू मेक द स्टूडेंट्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। क्यों हैंडीक्राफ्ट सिखाया जाता था, क्यों, क्योंकि उसके वित्तीय रूप से वो क्या हो सके, आत्मनिर्भर हो सके, क्या हो सके, आत्मनिर्भर हो सके। मान लो पढ़ाई किए तो मान लो कोई जॉब नहीं हुआ, लेकिन हाथ में कला रहेगी, टैलेंट और कौशल रहेगा, तो कहीं भी कमा कर क्या कर सकता है, खा सकता है। इसलिए लिखा है कि वित्तीय रूप से इंडिपेंडेंट बनने के लिए हैंडीक्राफ्ट की पढ़ाई कराई जाती थी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने के लिए, आत्मनिर्भर, ठीक है। पांचवा विषय क्या है, ठीक वही लिखा है कि नॉलेज ऑफ वन क्राफ्ट और अनदर वाज कंपल्सरी टू मेक द स्टूडेंट्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। विद्यार्थियों को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर यानी अपने आप पर खड़े होने के लिए पढ़ाया जाता था कि वह खुद या दूसरे को क्या करेंगे, कंपल्सरी था नॉलेज ऑफ हैंडीक्राफ्ट, हस्तकला कंपल्सरी था। हस्तकला का एग्जांपल जैसे बुनाई, कटाई, सिलाई से जो कुछ बने, यही ना, हाथों से जो बने उसको हस्तकला कहते हैं, हैंडीक्राफ्ट, आर्ट जो बोलते हैं, सिंपल कला। आगे, बिसाइड्स दिस फोर सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के अलावा एक पांचवा सब्जेक्ट था रिलीजन एंड फिलोसफी, धर्म और दर्शन शास्त्र की पढ़ाई होती थी, धार्मिक ज्ञान, रिलीजन एंड फिलोसफी, दर्शन शास्त्र, तो धर्म और दर्शन शास्त्र के बारे में पढ़ाया जाता था, डिपेंडिंग ऑन वंस ओन स्पेशल इंटरेस्ट, और ये डिपेंड करता था उसके अपने अभिरुचि पर, उसका इंटरेस्ट क्या है, बुद्धिस्ट लिटरेचर पढ़ेगा या ब्राह्मणिकल लिटरेचर पढ़ेगा, उसमें कोई दबाव नहीं था। तो इसलिए ब्रैकेट में दिया है ऑन ओन इंटरेस्ट, अपने रुचि के अनुसार, ऑन ओन इंटरेस्ट बच्चे लोग, वहां के विद्यार्थी लोग पढ़ सकते थे। एक बार रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो 5 विषय का हम जिक्र किए कि नालंदा यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस था वो बहुत
बुद्धिपूर्वक बनाया गया था, एक बहुत बड़ी क्या बोलते हैं, विवेक के साथ बनाया गया था, नॉलेज के साथ बनाया गया था, इसलिए बोला ग्रेट विजडम। बोर्ड पे देखिए एक बार, ग्रेट विजडम। तो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो पाठ्यक्रम था बहुत सोच समझ के बनाया गया था, जिससे जो स्टूडेंट फॉलो करता था, जो स्टूडेंट सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करता था, वो विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन में हमेशा सक्सेसफुल ही रहा करता था। और उसके बाद इस विश्वविद्यालय ने सिलेबस में 5 विषय को क्या कर दिया, कंपलसरी कर दिया। कितने विषय, 5 सब्जेक्ट्स को कंपलसरी कर दिया, अनिवार्य रूप से पढ़ना ही है। पहला व्याकरण। व्याकरण क्यों पढ़ाया जाता था, ताकि वो स्टूडेंट क्या हो, भाषा पर पकड़ हो, उसकी मास्टरी ऑफ लैंग्वेज, ताकि शुद्ध शुद्ध बोल सके। स्पीकिंग, ग्रामर से ही ना 3 फायदा है, स्पीकिंग सही हो जाएगा, शुद्ध बोलेंगे, शुद्ध लिखेंगे और शुद्ध पढ़ेंगे, रीडिंग, तीनों स्किल क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएंगे किसी भी भाषा का, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उस समय अंग्रेजी तो नहीं था, हिंदी हो, पाली हो, प्राकृत हो या संस्कृत भाषा हो, उन भाषाओं को क्या किया जाता था, ये तीनों स्किल से, तीनों कौशल क्या हो जाए, लैंग्वेज में पकड़ हो जाए। उसके बाद लॉजिक, लॉजिक और तर्क वाली पढ़ाई की जाती थी। तो क्यों, क्योंकि किसी भी इशू पर, किसी भी समस्या पर या किसी भी मैटर पे वो निर्णय ले सके, जज कर सके, क्या कर सके, जज कर सके तर्क संगत रूप से। कि तर्क संगत के रूप में क्या, कि क्या सही है क्या गलत है, इसका पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड दोनों देखकर डिसीजन ले सके कि क्या होना चाहिए। तीसरा विषय है औषधि विज्ञान, मेडिकल साइंस। क्यों पढ़ाया जाता था, कि वो खुद इसको पढ़कर विद्यार्थी खुद स्वस्थ रहे और दूसरों को भी स्वस्थ रखे, डॉक्टर बनकर आगे। चौथा विषय हस्तकला। हस्तकला मतलब कटाई बुनाई होता है ना, या सिलाई करके जो भी कुछ भी, यानी कि कला, सिंपल में कला। हस्तकला हाथ से बनाने वाला कुछ भी हो, जैसे जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो हाथ से शाल बनता है, स्वेटर बनता है ना, बुनने वाले लोग होते हैं। और मधुबनी तरफ जाएंगे तो बहुत सारे आर्ट देखेंगे, दीवार पे आर्ट बनाए जाते हैं, मूर्ति बनाए जाते हैं दीवार पे, तो उसी को हस्तकला कहते हैं, हाथ से बनाने वाली जो भी कला है। क्यों बनाया जाता था, क्यों, मान लेते पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी नहीं लगा तो कहीं भी अपने हाथ से मेहनत करके हस्तकला से वो क्या कर सकता है, वित्तीय रूप से, पैसा के रूप से वो हमेशा बढ़िया रहेगा, वो आत्मनिर्भर रहेगा, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। नहीं भी जॉब लगा तो अपने हाथ में उसके पास टैलेंट हो, मेहनत करके कमा खा लेगा। और लास्ट में सबसे बड़ी एक फोकस किया जाता है इसमें, धार्मिक ज्ञान दिया जाता है, रिलीजन, धर्म का धार्मिक ज्ञान, रिलीजन साइंस, धार्मिक विज्ञान और फिलोसफी, दर्शन शास्त्र, जो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह जरूरी नहीं था, लेकिन ओन इंटरेस्ट, अपने रुचि के अनुसार हम चूज कर सकते थे कि हमको ब्राह्मणिकल तो पढ़े थे ना, ब्राह्मणिकल लिटरेचर पढ़िएगा, या दूसरा था बुद्धिस्ट लिटरेचर, यही था। दूसरा क्या था, बुद्धिस्ट, यानी बौद्ध धर्म की साहित्य को पढ़िएगा। ये डिपेंड करता था स्टूडेंट के अपने अभिरुचि पर, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। तो सिलेबस पूरा समझ में आ गया, मिटा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट इसी का 8वां का। ठीक, आगे देखते हैं तो क्या लिखा है, इसको फोकस करेंगे हम लोग। लिखा है नेक्स्ट में वहीं पर। तो 5 विषय कौन कौन से याद हो गया, पहला ग्रामर, लॉजिक, मेडिकल साइंस, हैंडीक्राफ्ट, रिलीजन एंड फिलोसफी। ठीक, लिखा है कि द हाई आइडियल विच नालंदा had set in the matter of the courses of study deserves our attention and consideration even now। कह रहा है कि अध्ययन के पाठ्यक्रमों के मामले में नालंदा ने जो आदर्श स्थापित किया था, अब भी हमारे ध्यान और विचार का क्या है, हकदार है। क्या है, हकदार है। अभी भी हमारा ध्यान उसके तरफ आकर्षित होती है, या हम लोग उसके तरफ खिंचाते हैं। किस किस बातों का है, द हाई आइडियल विच नालंदा हैज सेट इन द मैटर ऑफ कोर्सेस। कह रहा है हाई आइडियल मतलब उच्च आदर्श, सही ना होता है, हाई आइडियल नहीं बोलते मेरा आइडियल पर्सन एपीजे अब्दुल कलाम है, मेरा आइडियल पर्सन जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। तो हाई मतलब उच्च आदर्श। क्या बातें हैं इसमें, उच्च आदर्श की बातें। क्या है, किसकी उच्च आदर्श, कोर्सेस का, जो पढ़ाई हुआ करते थे, जो
पढ़ाई हुआ करते थे। किसमें? पाठ्यक्रम जो हुआ करता था नालंदा विश्वविद्यालय का, वही कह रहा है कि द हाई आइडियल विच नालंदा हैज सेट इन द मैटर ऑफ द कोर्सेस ऑफ स्टडी, कोर्सेस ऑफ स्टडी, अध्ययन का पाठ्यक्रम, अध्ययन का पाठ्यक्रम, कोर्सेस मतलब पाठ्यक्रम। तो अध्ययन के पाठ्यक्रम में जो हम सिलेबस लिखे थे वो एक उच्च आदर्श था, उसके जैसा कहीं भी कोई उस समय स्कूल ही नहीं था। बहुत अच्छा और हाई क्वालिटी का उसने एक आइडियल बन के रहा, एक उदाहरण बन के रहा, एक ऐसा विश्वविद्यालय है कि जिससे आज भी हम लोग सीखा करते हैं। तो किसमें है आइडियल? उसके पाठ्यक्रम में, अध्ययन के पाठ्यक्रम में। क्या बोलेंगे? अध्ययन का पाठ्यक्रम, कोर्सेस ऑफ स्टडी, अध्ययन का पाठ्यक्रम, ठीक है, पाठ्यक्रम, अध्ययन के पाठ्यक्रम। पढ़ाई करने का जो सिलेबस था वो एक हाई आइडियल सेट करके रखा था, लेवल सेट करके रखा था, कुछ आदर्श था, जिसके चलते वो डिजर्व करता है, डिजर्व मतलब उसके लायक है, क्या है वो? लायक है, डिजर्व कर रहा है आवर अटेंशन एंड कंसिडरेशन इवन नाउ। अब तक भी, वर्तमान में भी उसके सिलेबस को देखने से बड़े बड़े लोग उसको क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं? अटेंशन, आवर अटेंशन, हमारी ध्यान, एंड लिखा है आवर कंसिडरेशन, और हमारे विचार को, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन, ठीक है, हमारे ध्यान और विचार। अटेंशन मतलब क्या हो जाएगा? ध्यान, और कंसिडरेशन मतलब विचार, थॉट्स, हमारे थॉट्स को ये आज भी आकर्षित करते हैं। अगर उसके बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं तो पता चलता था कितना अच्छा उसका सिलेबस था, ठीक है, क्लियर है? यही इसमें समझाना चाहता है सिंपल, कि नालंदा यूनिवर्सिटी के जो भी सिलेबस थे वो इतने अच्छे थे कि आज भी हमारे मन को या हमारे विचारों को अपने तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। आगे बढ़ो। It was with this well-coordinated courses of study which made of the knowledge of its students both deeply penetrating and utilitarian in its practical application। ध्यान से सुनिएगा। It was this well-coordinated course, यह well-coordinated course था, well-coordinated course, coordinated course। क्यों well-coordinated कह रहा है? एक दूसरे से जुड़ा हुआ, ठीक है। वेल कोऑर्डिनेटेड का हिंदी क्या होता है? लिखी हो, क्या होता है बताइए? समन्वित, या इसको बोलते हैं सुसंगठित करना, बढ़िया से अरेंज किया गया था, सुसंगठित या समन्वित, यही ना, ऐसे लिखी हो, समन्वित। सिंपल में इसको इतने इस तरह से अरेंज करके रखा गया था सिलेबस को, कोर्स को, पाठ्यक्रम को। वेल कोऑर्डिनेटेड मतलब अच्छा से अरेंज करके रखना, अच्छा से सरिया के रखना, या अच्छा से पाठ्यक्रम बनाना, जिससे मतलब वेल कोऑर्डिनेटेड सिलेबस है इसका। तो पता चल रहा है ना कि इतना इसमें कहानी है, इतना पोयम है, इतने केवल मनोरंजन के लिए दिया है। तो उसी तरह ये वेल कोऑर्डिनेटेड किया गया था, बढ़िया से सरियाया गया था या अरेंज करके रखा गया था। वेल कोऑर्डिनेटेड मतलब वेल अरेंज, अच्छा से इसको सुसज्जित किया गया था, संगठित किया गया था। किसको मैं बात कर रहा हूँ? सिलेबस को, पढ़ाई के पाठ्यक्रम को, कोर्स ऑफ स्टडी, कोर्स ऑफ स्टडी, ठीक है। खत्म हो गया क्या? चलो आगे। इस तरह मतलब कोऑर्डिनेटेड था, इस तरह मतलब सुसंगठित किया गया था कि वह नॉलेज ऑफ इट्स स्टूडेंट्स, या इतने अच्छे से पाठ्यक्रम से गठित थे कि इनके विद्यार्थी जो थे, जो इस पाठ्यक्रम को पढ़ता था, इसके विद्यार्थियों का ज्ञान, स्टूडेंट्स का जो नॉलेज था, स्टूडेंट्स नॉलेज, विद्यार्थियों का ज्ञान इस पाठ्यक्रम के प्रति कैसा था? ऑफ इट्स स्टूडेंट बोथ डीपली पेनिट्रेटिंग एंड यूटिलिटेरियन इन इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यानी कि व्यवहारिक जीवन में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उसका प्रयोग में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब होता है प्रयोग, व्यवहारिक प्रयोग, व्यवहारिक जो प्रयोग यानी दिन प्रतिदिन उसका काम करेगा, वैसा मतलब ज्ञान दिया जाता था कि हमारे डेली लाइफ में उसका प्रयोग होता था। जब वो ज्ञान कैसा था? इसका ज्ञान का कुछ गुण दिया है दो तरह से। ये ऐसे नॉलेज थे, ऐसे पाठ्यक्रम थे कि जो विद्यार्थी पढ़ता था उसका ज्ञान पेनिट्रेटिंग था, डीपली पेनिट्रेटिंग, पेनिट्रेटिंग लिखिए। पेनिट्रेटिंग मतलब क्या होता है? हाँ, वह भेदने वाला था, लिखा है डीपली पेनिट्रेटिंग एंड यूटिलिटेरियन, व्यवहारिकतावादी और उपयोगितावादी। एक और मैंने दिया है, नया वर्ड लिख लीजिएगा, यूटिलिटेरियन, यूटिलिटेरियन ऐसे पढ़ना है, यूटिलिटेरियन। यूटिलिटी मतलब प्रयोग,
तो पेनिट्रेटिंग मतलब डीपली पेनिट्रेटिंग यानी व्यवहारिक रूप से, वहां दिया हुआ है हिंदी लिखा हुआ है व्यवहारिक, और दूसरा होता है प्रयोगात्मक या उपयोगितावादी। उपयोगिता व्यवहारिकवादी और उपयोगितावादी। यानी सिंपल में इसको समझना है कि इसके पाठ्यक्रम इतने अच्छे से अरेंज किए गए थे कि जो विद्यार्थी इससे पढ़कर ज्ञान प्राप्त करता था वह ज्ञान बहुत गहराई रूप से व्यवहारिक रूप में काम आता था, और दूसरा उपयोगिता रूप में काम आता था, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में दिन प्रतिदिन काम में उसको क्या करता था, फायदा करता था। पेनिट्रेटिंग एंड यूटिलिटेरियन, ठीक है। लिखा है कि गहराई से व्यवहारिकतावादी और उपयोगितावादी दोनों बना दिया, ये इसका प्रयोग आता था। सिंपल में उसका डेली लाइफ में भी इसका प्रयोग होता था, वैसे पढ़ाई थे। क्लियर है? चलिए आगे। डीपली पेनिट्रेट, इसे पेनिट्रेट मतलब क्या होता है, एकदम छू जाना, किसी को छेद देना या भेद कर देना, यही ना, भेद देना। भेद मतलब किसी को टच करना, एकदम आंतरिक नॉलेज होता था, डीपली नॉलेज बोल सकते थे, जिसको व्यवहार के रूप में या डेली प्रयोग के रूप में भी प्रयोग होता था। फिर अभी आते हैं उस चाइनीज ट्रैवलर का नाम दिया है ह्यून टी सांग। चाइनीज का नाम क्या था, जो हमारे ट्रैवलर आए थे, ह्यून, HIEUN ये पहला ट्रैवलर था, यही था ना पहला चाइना का। इनका भी म्यूजियम है, मैं देखने गया था फिलहाल में नालंदा में। इनका अलग से एक म्यूजियम बना के रखा हुआ है, संग्रहालय है, मतलब उनके बारे में पूरा लिखा हुआ, कब आए थे, क्या है, बहुत अच्छा सुंदर है, और बहुत शांति है। जाने पे एकदम एक चिड़िया का भी आवाज नहीं आती है, बहुत शांति मिलता है, जाना चाहिए ऐसी जगहों पर। लिखा है कि ह्यून टी सांग स्टडी, खास करके यह व्यक्ति, यह भी पढ़ाई करने आए थे यहाँ पर, भ्रमण करके पढ़ाई करने आए थे मोंक भिक्षु बनने। तो इन्होंने भी किस किस विषयों का पढ़ाई किया है, तो इनके बारे में स्पेशल उन सब्जेक्ट्स का नाम दिया है जिन सब्जेक्ट्स का इन्होंने खुद पढ़ाई किया था। ह्यून टी सांग ने पहला ला, नियम कानून, ला चाहे लॉ, इसको क्या पढ़ते हैं, लॉ चाहे ला की इन्होंने पढ़ाई किया। दूसरा योगा भी सिखाया जाता था। तीसरा फोनेटिक्स क्या होता है, उच्चारण जो होता है ना, अंग्रेजी का उच्चारण कैसे उच्चारण करना है, लिखा था ना डिक्शनरी में, देखो होगी डिक्शनरी में जब अंग्रेजी लिखा रहता है ऐसे स्लैश करके कुछ कन्वर्ट जैसा लिखा रहता है, कैसे उच्चारण करना है, या गूगल में भी सर्च करेंगे तो फोनेटिक्स उच्चारण टाइप का। और पाणिनिस ग्रामर, एक भाषा है, उसका व्याकरण भी पढ़ाई किए थे, पाणिनिस ग्रामर, ठीक है, व्याकरण। और एट द फीट ऑफ आचार्य शिलाभद्र द चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, किसके, इनके गुरु कौन थे, तो गुरु का नाम दिया है, किसके चरणों में सब पढ़ाई किया है, फीट मतलब चरण, या किसके देखरेख में, इनका गुरु का नाम था आचार्य शिलाभद्र। गुरु का क्या नाम है, आचार्य शिलाभद्र। यहाँ पर डाल देते हैं कि इनका जो टीचर थे या गुरु उस समय बोला जाता था, इनका गुरु का नाम है इन्वर्टेड कॉमा में आचार्य शिलाभद्र, एक ना, याद हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि ह्यून टी सांग किसके मतलब रख रखाव में पढ़ाई की, कौन इनके गुरु थे, हु इज द टीचर ऑफ, या हु इज द गुरु ऑफ ह्यून टी सांग, बन जाएगा। तो आंसर होगा आचार्य शिलाभद्र, ठीक है। वो कौन थे, तो ये चांसलर थे यूनिवर्सिटी का, विश्वविद्यालय का क्या थे, चांसलर, अध्यक्ष लोग होते हैं ना जी। तो ये बीच इनके बारे में अगर पूछ दे तो हु वाज आचार्य शिलाभद्र, तो पहला ही वाज द गुरु ऑफ ह्यून टी सांग एंड द चांसलर ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी के क्या थे, इनका पोस्ट का नाम था चांसलर, द चांसलर, ठीक है। ये कौन थे, चांसलर थे। चांसलर का हिंदी होता है कुलाधिपति यानी हेड, इसका लिख लो मीनिंग, कुलाधिपति लिखी हो, कुलाधिपति, चांसलर मतलब हेड होते हैं, चांसलर है यूनिवर्सिटी के, कुलाधिपति। आगे बढ़ो, यहाँ तक क्लियर है। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, कुछ नहीं, जो चाइनीज यात्री था उसका विषय देखे, क्या क्या उन्होंने पढ़ाई किया, नियम कानून का, योगा का, उच्चारण का, फोनेटिक्स का, और इस भाषा का ग्रामर का। कौन सा भाषा, पाणिनिस ग्रामर। कौन सा व्याकरण, पाणिनिस व्याकरण के बारे में, किसके देखरेख में या किसके
मतलब अध्ययन में, तो गुरु आचार्य शिला भद्र के चरणों में इन्होंने विषयों का ज्ञान लिया। जो कौन थे, तो नालंदा यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति थे या चांसलर थे। क्लियर है। एंड आफ्टर इट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years रीड थ्रू मेनी बुद्धिस्ट वर्क्स एंड वाज स्पेशली इंटरेस्टेड इन द वर्क्स ऑफ महायाना। कह रहा है इस विषयों के बाद इसने ह्यूएन त्सांग ने किस चीजों का पढ़ाई किया, तो बुद्धिस्ट लिटरेचर का पढ़ाई किया, बुद्धिस्ट धर्म का, बौद्ध धर्म का जो साहित्य है उसका क्या किया, पढ़ाई किया, उसके कार्यों का, बुद्धिस्ट वर्क्स के बारे में इन्होंने पढ़ाई किया। ठीक है, जैसे कल हम बताए थे क्या था वर्क्स, बुद्धिस्ट वर्क्स क्या थे, महायानास बताए थे ना कल, महायानास और निकायस। तो इन्होंने महायाना का पढ़ाई किया। कौन सा वर्ग का, महायाना के बारे में अध्ययन किए। याद हो जाएगा। वही लिखा है कि आफ्टर इट, इसके बाद 5 साल बाद, अ पीरियड ऑफ 5 years, आफ्टर इट 5 साल तक, कितने साल तक, 5 years, कितने साल, 5 वर्ष तक इन्होंने बौद्ध धर्म की साहित्य के बारे में पढ़ा, जिसमें से एक दिया है वाज स्पेशली इंटरेस्टेड इन द वर्क्स ऑफ महायाना, जिसमें उनका अभिरुचि थी, किसमें, महायाना के कार्यों के बारे में पढ़ा। क्यों, क्योंकि उनको इंटरेस्ट था, अभिरुचि थी। सिमिलरली उसी तरह एक और व्यक्ति आए थे, दूसरा चाइनीज व्यक्ति, उनका नाम क्या था, ईट सिंह, यही ना था, ईट सिंह। ये भी ट्रैवलर थे, चाइना से आए थे। द चाइनीज ट्रैवलर, कौन थे, चाइनीज ट्रैवलर थे। ह्यूएन त्सांग कहाँ के थे, तिब्बत के, ये चाइना के, देख लीजिएगा। ह्यूएन त्सांग कहाँ से आए थे, चाइना के। तिब्बत का कौन था, देख लेना, कंफ्यूजन नहीं होगा, उसको देख लेना है। पहला बार काम लोग पढ़े थे, ह्यूएन त्सांग का एंट्री कहाँ हुआ है इसमें, देख लीजिएगा, कंफ्यूजन स्टेट में नहीं रहना है, चाइनीज ही है ना ह्यूएन त्सांग। ठीक है, तो उसी तरह ईट सिंह भी क्या थे, चाइनीज थे, चाइनीज ट्रैवलर थे, चाइनीज पिलग्रिम। एक मीनिंग बताया था कल, पिलग्रिम मतलब श्रद्धालु, घूमने वाला। ये भी भ्रमण करने आए थे नालंदा, बिहार में। तो ईट सिंह जो है, द चाइनीज ट्रैवलर स्टडी बुक्स ऑन थेरावाड़ा एट नालंदा, बुक्स ऑन थेरावाड़ा एट नालंदा। एक किताब को पढ़ा, उस किताब का नाम दिया है, सिंपल में याद करना ऑब्जेक्टिव है, थेरावाड़ा। क्या नाम है, थेरावाड़ा, याद हो जाएगा। चलो, तो इन ये 2 व्यक्ति के बारे में उदाहरण दिया गया है, सिंपल यहाँ हम लोगों ने देखा था। ये खत्म हो गया पैराग्राफ नंबर 8, और फिर से मैं रिवीजन कराना चाहता हूँ, सुन लीजिए। हम लोगों ने देखा कि वहां का जो सिलेबस था, उस सिलेबस को अगर कोई विद्यार्थी पढ़ता था तो अपने जीवन में सफल होता था। और वहां पर खास करके उस विषय में 5 विषय थे। पहला कौन सा था, याद है क्या, हाँ, व्याकरण था, जिससे भाषा पे पकड़ हो, भाषा का ज्ञान हो, जिससे शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ने आ सके। दूसरा विषय क्या था, लॉजिक, तर्क संगत, रीजनिंग, सिंपल में रीजनिंग, ताकि कोई भी विषयों पर या कोई भी समस्या पर हम लोग सही है या गलत है जांच कर उस पर डिसीजन ले सके, जज कर सके। तीसरा विषय था मेडिकल साइंस, औषधि विज्ञान, ताकि खुद उस पढ़ाई को कर खुद हम स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रखें। और चौथा क्या था, हैंडीक्राफ्ट, हस्तकला। हस्तकला का मतलब है कि वित्तीय रूप से हम आत्मनिर्भर रहें, इसलिए उसको पढ़ाया जाता था। और लास्ट था धार्मिक, रिलीजियन एंड फिलोसफी, धार्मिक और दर्शन शास्त्र से संबंधित विषय पढ़ाए जाते थे। लेकिन उसमें एक ब्रैकेट में दिया जाता था कि ऑन ओन इंटरेस्ट, लेकिन अपने रुचि से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं था। चूंकि पिछले 7वां पैराग्राफ में हम लोग कल देखे थे कि लिबरलिज्म सिस्टम था, उदारवाद सिस्टम था, अपने से आप चूज कर सकती हैं। तो खास करके रिलीजियन में 2 तरह का पढ़ाई होता था, ब्राह्मणिकल लिटरेचर और दूसरा क्या था, बुद्धिस्ट लिटरेचर की पढ़ाई की जाती थी। फिर उसके बाद सेकेंड हाफ में आए तो 2 व्यक्ति का जिक्र किया गया था, और उसके पहले बताया गया था कि ये उतने जो अध्ययन करने का पाठ्यक्रम इतने उच्च आदर्श थे कि आज भी वह हमारे ध्यान और विचार को क्या करता है, आकर्षित करता है। उसके सिलेबस इतने अच्छे से सुसज्जित किए गए थे, सुसंगठित या समन्वित बनाया गया था कि जो विद्यार्थी उससे ज्ञान प्राप्त करता था उसको व्यवहारिक रूप से और रोज दैनिक जीवन में उसका क्या होता था, प्रयोग होता था। यानी उपयुक्तवादी था और व्यवहारिकवादी था। आगे उसके बाद 2 व्यक्ति के बाद किया गया है, चाइनीज जो यात्री थे, जो यहाँ पढ़ाई करने आए थे, घूमने आए थे, ह्यूएन त्सांग। इन्होंने 4 विषय का खासकर पढ़ाई किया, लॉ, योगा, फोनेटिक्स एंड पाणिनीज
ग्रामर। इसके बाद उन्होंने बुद्धिस्ट साहित्य में महायान की पढ़ाई की 5 साल तक, ठीक है। और इनका गुरु का नाम क्या था? आचार्य शिलाभद्र। ही वेंट ईस्ट शांता। आचार्य शिलाभद्र कौन थे? तो ही वाज द चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, कुलाधिपति थे। और सेकंड व्यक्ति के बारे में हम लोग देखें कि इटसिंग कहां से आया था? वो भी चाइनीज यात्री था, पिलग्रिम था, भ्रमण करने वाला था, जिन्होंने थेरावाड़ा के बारे में या थेरावाड़ा नामक पुस्तक का पढ़ाई किया। कहां पर? तो नालंदा में, एट नालंदा। आगे बढ़े, चलिए पैराग्राफ नंबर 9 में आ जाते हैं। इसको एडिट कर देता है, मिटा दो सब। पैराग्राफ नंबर 9 में लिखा है कि द स्कॉलर्स ऑफ नालंदा कैरीड द टॉर्च ऑफ नॉलेज टू फॉरेन कंट्रीज। तो कह रहा है कि स्कॉलर मतलब जो विद्यार्थी थे या उसमें पढ़कर जो विद्वान बने, नालंदा के विद्वानों ने ज्ञान की टॉर्च को पूरे विदेश तक जलाया। ज्ञान की ज्योति को कहां तक? पूरे विदेश में फैला दिया। अलंकारित रूप में समझाया है पैराग्राफ नंबर 9 पेज नंबर 24, ठीक है। सिंपल में लिखा है द स्कॉलर। स्कॉलर मतलब वही विद्यार्थी, विद्वान बोलते हैं ना। स्कॉलर मतलब क्या होता है? विद्वान, जो पढ़ लिख के क्या करते थे। यह टॉर्च ऑफ द नॉलेज लिखा है, द टॉर्च ऑफ नॉलेज, ऑफ नॉलेज। टॉर्च मतलब टॉर्च नहीं, यहाँ पे बोलेंगे द लाइट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की ज्योति को पूरे विश्व में फैला दिया। कहाँ क्या है? पूरे अन्य कंट्रियों में क्या कर दिया? ज्ञान की ज्योति को फैला दिया। वही लिखा है टू फॉरेन कंट्रीज। कहां पर? विदेशों में भी, फॉरेन कंट्रीज, विदेशों में भी क्या कर दिए? इन्होंने अपने ज्ञान को प्रकाशमय कर दिया या वहां पर जाकर फैलाया। यानी जो पढ़ाई करके गया वहां भी उस चीजों को बतलाया, वहां भी इससे जानकारी दिया। इसलिए एक लाइन में सिंपल बताया गया है कि यहाँ से पढ़ के जो विद्वान हो जाते थे वो अपने ज्ञान की ज्योति हर जगह पूरे विश्व में फैलाया। उदाहरण के लिए फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए अगर लेते हैं, फॉर इंस्टेंस का मतलब फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए। इंस्टेंस मतलब उदाहरण। तो उदाहरण के लिए लेते हैं तो लिखा है कि एक व्यक्ति है, उसका नाम था स्ट्रॉन्ग चान गाम्पो। क्या नाम है? स्ट्रॉन्ग चान गैम्पो, ठीक है। दूसरा व्यक्ति है हाँ, ये कौन था? तो ये एम्पेरर ऑफ तिब्बत था। तिब्बत जो देश है, तिब्बत का शासक था, राजा था। कौन था? तो कोई पूछ देगा हु वाज स्ट्रॉन्ग चैन गैम्पो, तो ये कौन है? एम्पेरर ऑफ तिब्बत, सम्राट थे। जैसे हमारा इंडिया का अशोका द सम्राट था ना, द एम्पेरर अशोका, उसी तरह ये एम्पेरर था। कहाँ का? एम्पेरर ऑफ तिब्बत, तिब्बत देश का शासक था, ठीक है। अच्छा, with a view to introducing and popularizing Sanskrit script and the knowledge of India in his country, sent a scholar called Thonim Sambodh to Nalanda। सुनो ध्यान से, चान गैम्पो ने अपने एक आदमी को भेजा तिब्बत से, ठीक है। उसने स्कॉलर, एक विद्वान को भेजा, एक पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर क्या किया? एक विद्वान को भेजा, स्कॉलर। और इस स्कॉलर का नाम क्या है? थोनिम सांबोध। क्या नाम है? थोनिम सांबोध, थोनिम सांबोध, ठीक है। इसका याद कर लेना। सिंपल में इस राजा ने अपने एक आदमी को भेजा, एक स्कॉलर को भेजा, इसको तोनिम सांबोध। अब पूछेगा क्यों भेजा? तो लिखा हुआ इसके आगे पढ़ेंगे कि विथ अ व्यू टू, इस दृष्टि से भेजा या इस सोच से भेजा, टू इंट्रोड्यूस एंड पॉपुलराइजिंग संस्कृत स्क्रिप्ट, जो संस्कृत लिपि थी। संस्कृत भाषा था, पुरानी भाषा है यहाँ की। संस्कृत लिपि जो है, स्क्रिप्ट मतलब लिखावट या राइटिंग, जो संस्कृत लिपि है इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, इंट्रोड्यूसिंग एंड पॉपुलराइजिंग, देखो मैं समझा देता हूं। इंट्रोड्यूसिंग एंड पॉपुलराइजिंग एंड द नॉलेज ऑफ इंडिया इन हिज कंट्री। और तीसरा उद्देश्य आया था, इससे नहीं, ये तो हो गया संस्कृत का पहला। दूसरा नॉलेज ऑफ इंडिया, नॉलेज ऑफ
इंडिया। ठीक, अब समझ लो इससे सिंपल में कहा, शुरू से देखे हैं कि यहाँ से विद्वान लोग जो पढ़ के जाते थे, स्कॉलर बन के जाते थे जो विद्यार्थी, उन्होंने अपने ज्ञान की ज्योति पूरे विश्व में अन्य देशों में भी फैलाया। क्लियर हो गया। दूसरा उदाहरण के लेते हैं कि एक व्यक्ति है जो तिब्बत देश का शासक था, एम्पेरर था, किंग था, उसका नाम था चैन गैंगपो। वो बहुत नाम इसका ऐसे दिया हुआ स्ट्रॉन्ग चैन गैंगपो, सिंपल में यही मानते हैं उसका नाम क्या है, चैन गैंगपो, जिन्होंने अपने एक विद्वान को भेजा। उस विद्वान का नाम था थोनिम सांबोध, थोनिम सांबोध। इसने क्यों भेजा था, क्यों बोला कि जाओ वहां पर संस्कृत लिपि को लेकर आओ, इसको हम लोग अपने देश में क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे और पॉपुलराइज करेंगे, फेमस करेंगे, इसको ले वहां लॉन्च करेंगे, सिलेबस लॉन्च करेंगे, संस्कृत लिपि के बारे में जाओ जानकर आओ और इसको हम लोग अपने देश में क्या करेंगे, फैलाएंगे, पॉपुलराइजिंग करेंगे। और दूसरा, भारत के बारे में पढ़ाई करके आओ, इंडिया है क्या, भारत के बारे में ज्ञान प्राप्त करके आओ। तो अब समझ में आ गया कि थोनिम सांबोध को क्यों भेजा गया था, क्यों, मुख्य ये कि संस्कृत लिपि को या संस्कृत भाषा को अपने देश में लागू करने के लिए या उसको प्रचार प्रसार करने के लिए, और दूसरा भारत के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उसके इतिहास जानने के लिए। क्लियर हो गया ये आदमी का नाम, इसका कंसेप्ट क्यों आया था। आगे टू नालंदा, नालंदा में आया, वेयर ही स्टडीड बुद्धिस्ट एंड ब्राह्मणिकल लिटरेचर अंडर आचार्य देवाविद्य सिंह। ठीक है। अब यह व्यक्ति, कौन व्यक्ति, थोनिम सांबोध, राजा नहीं है, राजा भेजा है इसको। थोनिम सांबोध एक गुरु को पकड़ा और जिसके यहाँ पढ़ाई गया उस गुरु का नाम है आचार्य। गुरु होता है, आचार्य मतलब क्या होता है, गुरु, टीचर। आचार्य, उनका नाम है देवा विदा सिंह, सिंह यही ना, देवा विदा सिंह है, सिंह, सिंह, ठीक है, सिंह, सिंह नहीं, सिंह है, सिंह, इनका नाम याद कर लेना है। हर एक का गुरु, जैसे हिवंटीसा का गुरु का नाम क्या था, आचार्य शिलाभद्र, उसी तरह इसका एक अपना जो व्यक्ति आया तिब्बत से, थोनिम सांबोध का गुरु का नाम है आचार्य देवाविद सिंह, आचार्य देवाविद सिंह। क्लियर है। तो वही, और यहाँ पर आकर इनसे क्या पढ़ाई किया, दोनों साहित्य का पढ़ाई किया, बौद्धिस्टिक एंड ब्राह्मणिकल लिटरेचर के बारे में आचार्य देवविद सिंह से पढ़ाई किया। कौन कौन विषय का, बुद्धिस्टिक लिटरेचर, बुद्धिस्टिक लिटरेचर के बारे में पढ़ाई किया, बौद्ध साहित्य के बारे में, और दूसरा ब्राह्मणिकल के बारे में, जो कल हम लोग पढ़े थे, बताया था ना, ब्राह्मणिकल, ब्राह्मणिकल, क्लियर है, ब्राह्मणिकल लिटरेचर के बारे में इन्होंने क्या किया, पढ़ाई। क्लियर है। तो दो साहित्य के बारे में इन्होंने पढ़ाई किया, क्या नाम है, ब्राह्मणिकल और बुद्धिस्टिक, ब्राह्मणिकल और बुद्धिस्टिक। अब समझ में आ गया। तो ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि हु वाज द आचार्य ऑफ थोनिम सांबोध, या थोनिम सांबोध क्यों आया इंडिया, बताइए, थोनिम सांबोध क्यों आया था इंडिया में, क्यों भेजा राजा उसको। हाँ, इंडिया के बारे में जाने, ज्ञान प्राप्त करें, और खास करके संस्कृत को, लिपि को सीख करें, ताकि मैं अपने देश में तिब्बत में उसको क्या करूं, इंट्रोड्यूस करूं और उसको फेमस करूं, पॉपुलराइज करूं। ठीक है। अच्छा, थोनिम सांबोध अपने आचार्य से क्या सीखे, कौन कौन साहित्य का पढ़ाई किए, ब्राह्मणिकल एंड बौद्धिस्टिक या बुद्धिस्टिक। क्लियर हो गया कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं, अपना बनाइए आप लोग जो मिला है। आफ्टर दिस, इसके बाद क्या हुआ, इन द 18th सेंचुरी एडी, 8वीं शताब्दी, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लिखा है 18th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। 18th सेंचुरी मतलब क्या बोले थे, -1 कर देंगे तो 701 से लेके 800 एडी के बीच में, एडी मतलब ईस्वी, जीसस के बाद वाला, यीशु मसीह के जन्म के बाद वाला वर्ष। तो यीशु मसीह के जन्म से लेकर 700 से 800 वर्ष के बीच, उस ईस्वी के बीच क्या हुआ, आचार्य शांति रक्षित चांसलर बन गए नालंदा यूनिवर्सिटी का। पहला चांसलर कौन था, आचार्य शिलाभद्र था, उसके समय जो 40 टर्म रहा था। इस ईस्वी में 8वीं शताब्दी में, उस समय जो यूनिवर्सिटी का चांसलर थे, चांसलर कुलाधिपति थे, उन चांसलर का नाम क्या था, आचार्य शांति रक्षित। ये सब याद रखना है, आचार्य
शांति रक्षित। क्लियर है, याद हो जाएगा। तो ह्यूएन टी स्टार के समय कौन चांसलर था? नहीं, मैं ह्यूएन टी स्टार का बात कर रहा हूँ, जब चाइनीज टेबलर आया था उस समय कौन था यूनिवर्सिटी का चांसलर? आचार्य शिलाभद्र। याद रख लो, उसको रख लो, आचार्य शिलाभद्र। और अभी 8वीं शताब्दी में कौन बन गया यूनिवर्सिटी का चांसलर? आचार्य शांति रक्षित। क्लियर है। वेंट टू तिब्बत, आचार्य शांति रक्षित। वेंट टू तिब्बत, आचार्य शांति रक्षित कहाँ चले गए? तिब्बत चले गए, जो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति थे। इन रेस्पॉन्स टू एन इन्विटेशन फ्रॉम द एम्पेयर। और इसके उत्तर में राजा बोला था कि आना है, तो इसके उत्तर में आचार्य शांति रक्षित जी कहाँ चले गए? तिब्बत चले गए। कहाँ चले गए? तिब्बत चले गए। देखिए यहाँ इंडिया है, इंडिया से चल कहाँ है? तिब्बत आगे पहुंचा दिया उनको तिब्बत, आचार्य शांति रक्षित जी को। तो तिब्बत चले गए। क्यों? क्योंकि भाई राजा बुलाया था, शासक बुलाया था, तो उसका रिस्पॉन्स देना जरूरी है, उत्तर देना कि क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, बैठिए जी, तुम लोग बनाओ अपना। ठीक। आचार्य कमल शिला द चीफ अथॉरिटी ऑफ तंत्र विद्या ऑल्सो विजिटेड तिब्बत। कौन कौन तिब्बत जा रहा है? पहला आचार्य शांति रक्षित गया है, एक और व्यक्ति गया है, वो कौन थे? उनका नाम है आचार्य कमल शिला। आचार्य कमल शिला, ये कौन था? चीफ अथॉरिटी थे, मुख्य अधिकारी प्राधिकार थे, मुख्य अथॉरिटी ऑन तंत्र विद्या। और खास करके किस चीज का विशेष का स्पेशलिस्ट है? तंत्र विद्या, जादू मंत्र वाला जो होता था, तंत्र विद्या इनको आता था। तंत्र विद्या में ये गुणी थे, तंत्र विद्या का ये क्या थे? स्पेशलिस्ट थे। चीफ अथॉरिटी क्या बोलते हैं इसको? चीफ, CHIF, चीफ, मुख्य प्राधिकार में थे, चीफ अथॉरिटी। सिंपल में गुरु थे तंत्र विद्या का। किसका? तंत्र विद्या का। आचार्य कमल शिला ने भी तंत्र विद्या का जो गुरु थे, इन्होंने भी तिब्बत को विजिट किया, इन्होंने भी तिब्बत घूमने गए या भ्रमण करने गए। क्लियर? तो कौन कौन तिब्बत गया इंडिया से? आचार्य शांति रक्षित और आचार्य कमल शिला। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नालंदा स्कॉलर्स लर्नड द तिब्बतियन लैंग्वेज एंड ट्रांसलेटेड बुद्धिस्ट एंड संस्कृत वर्क्स इनटू इट। कह रहा है ये दोनों व्यक्तियों ने जाकर, इन्होंने, ये दोनों जो आचार्य गुरु गए थे तिब्बत में जाकर इन्होंने क्या किया? ट्रांसलेशन का काम किया, ट्रांसलेशन का काम किया। वहां के भाषा में दोनों को ट्रांसलेट किया। पहला बुद्धिस्ट जो वर्क्स थे, बुद्धिस्ट वर्क और संस्कृत वर्क, दोनों से रिलेटेड जो विषय थे, उन विषय को वहां के भाषा में क्या किए? अनुवाद किए। याद हो जाएगा कौन अनुवाद किया? जो ये दोनों तिब्बत गए थे, आचार्य शांति रक्षित और तंत्र विद्या के गुरु आचार्य कमल शिला, दोनों ने क्या किया? वहां पे लिखा है कि नालंदा स्कॉलर्स मतलब जो भी विद्वान वहां गए तिब्बत में, उन लोगों ने मुख्यतः रूप से यही काम किया कि तिब्बतन लैंग्वेज में बुद्धिस्ट और संस्कृत को कन्वर्ट करके वहां के लैंग्वेज में क्या कर दिया। जिस तरह कोई भी मान लो कहानी रहता है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी को हिंदी में रहता है, या ग्रीक भाषा को हिंदी में देते हैं, या ग्रीक भाषा को हम लोग इंग्लिश में करके पढ़ते हैं कि नहीं? इसमें ऐसे कहानी है जो अन्य भाषा, विदेशी भाषा में था, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और हम लोग पढ़ रहे हैं। उसी तरह तिब्बत में लोग दोनों जन जाकर, इनके जैसा और स्कॉलर्स दिया है, नाम नहीं दिया है, विद्वान लोग जाकर तिब्बतियन लैंग्वेज में, किस भाषा में? तिब्बतन भाषा में, तिब्बतन लैंग्वेज में क्या किया? इन्होंने ट्रांसलेशन किया। किसकी? कौन कौन विषय को? तो बुद्धिस्ट से जुड़े जितने महानायास या क्या था जी, निकायास थे, उसके बारे में, या बौद्ध साहित्य के बारे में, और एक भाषा है मुख्यतः संस्कृत की, हर एक साहित्य को, संस्कृत की हर एक चीजों को क्या किया? इन्होंने ट्रांसलेट कर दिया। तो इंपॉर्टेंट है, तिब्बतन लैंग्वेज में किसको ट्रांसलेट किया गया? तो बुद्धिस्ट एंड संस्कृत वर्क्स के क्या किया गया? ट्रांसलेट किया गया। मीनिंग याद करो जी, तुम लोग पूछेंगे आज 15 पहले मीनिंग याद करो सब, ट्रांसलेशन रुको, अभी आगे बढ़े। इस प्रकार 10 मतलब क्या होता है? इस प्रकार। कहाँ पढ़ा रहा है? मालूम है ना?
दे प्रेजेंटेड एन इंटायरली न्यू लिटरेचर टू तिब्बत। इस प्रकार इन्होंने अनुवाद करके एक नया साहित्य के रूप में तिब्बत को दिया। तिब्बत को क्या किया? प्रस्तुत किया, या इस राजा के सामने प्रस्तुत किया। प्रेजेंट करना मतलब क्या होता है? प्रस्तुत करना। इस तरह इन्होंने तिब्बत में साहित्य को, इन दोनों साहित्य को एक नए साहित्य के रूप में क्या किया? परिचय प्रस्तुत किया। क्या किया? प्रस्तुत किया। एंड ग्रेजुअली कन्वर्टेड इट्स इनहैबिटेंट्स टू बुद्धिज्म। और ये ट्रांसलेशन होने के चलते वहां के जो देशवासी थे, इनहैबिटेंट्स मतलब निवासी, इनहैबिटेंट्स मतलब क्या होता है? लिखिए है, मीनिंग है क्या है? हाँ, इनहैबिटेंट्स मतलब निवासी, जो तिब्बत के निवासी थे। कहाँ के? तिब्बत के निवासी से वो जल्दी कन्वर्ट होकर कौन सा धर्म अपना लिए? पढ़कर ये साहित्य, बुद्धिज्म को। कौन सा धर्म? बुद्धिज्म धर्म को, बुद्धिज्म रिलीजन को इस सबने अपना लिया, महात्मा बुद्ध को फॉलो करने लगे। इन सबों ने इन नए साहित्य को पढ़कर, जो हमारे विद्वान ने जाकर वहां ट्रांसलेट किया था, उसके संपर्क में आकर उस साहित्य को पढ़कर इन सबों ने बुद्धिज्म को क्या कर दिया? अपना लिया, कन्वर्ट हो गए। किसमें? बुद्धिज्म धर्म। क्लियर है? आगे आचार्य शांति रक्षित, ग्रेजुअली मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे इसके निवासियों को बौद्ध धर्म में परिवर्तित क्या हो गया? हो गया। आचार्य शांति रक्षित ऑफ नालंदा एस्टैब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 749 AD अ बुद्धिस्ट विहार इन तिब्बत। और वहां पर घूमने का स्थल या एक भ्रमण स्थल, जिससे नालंदा में है ना, वैसे तिब्बत में जाकर आचार्य शांति रक्षित एक बहुत बड़ा काम किया। वहां पर निर्माण कराया किस चीजों को? मैं ब्लैक से लिख देता हूं। आचार्य शांति रक्षित के द्वारा उन्होंने एक काम किया और वहां पर उन्होंने निर्माण किया। इसका नाम है बुद्धिस्ट विहार। क्या नाम है? बुद्धिस्ट विहार। विहार मतलब घूमने का जगह, प्लेस, भ्रमण करने का, यानी टूरिस्ट प्लेस उन्होंने एक बनवाया। किन्होंने? आचार्य शांति रक्षित, जो इंडिया से गए थे। क्लियर है? आचार्य शांति रक्षित ने वहां पे स्थापना कराया पहली बार। कब? ये भी ऑब्जेक्टिव बनेगा कि बुद्धिस्ट विहार इन तिब्बत कब एस्टेब्लिश किया गया? तो 749 AD। याद करना है, 749 ईस्वी में आचार्य शांति रक्षित जी ने जाकर वहां बुद्धिस्ट विहार नामक चीजों को क्या किया? स्थापना कराया। एस्टेब्लिश मतलब क्या होता है? स्थापना करना। इट इज नेसेसरी दैट द बुक्स अवेलेबल इन द त्रिपिटक लिटरेचर ऑफ तिब्बत बी ट्रांसलेटेड वंस अगेन इनटू संस्कृत। और इस तरह यह जरूरी हो गया, इट इज नेसेसरी, यह क्या हो गया? जरूरी हो गया कि बुक्स अवेलेबल इन द त्रिपिटक लिटरेचर। त्रिपिटक एक साहित्य है, त्रिपिटक साहित्य है, यहां लिख देते हैं त्रिपिटक। जो त्रिपिटक लिटरेचर था, इसको ट्रांसलेट करना जरूरी हो गया संस्कृत में। ट्रांसलेट इनटू संस्कृत, इनटू विच सब्जेक्ट, विच लैंग्वेज? संस्कृत। संस्कृत भाषा में ट्रांसलेट करना नेसेसरी हो गया। वंस अगेन इनटू संस्कृत, एक बार पुनः इसको संस्कृत में बदलने का क्या हो गया? जरूरी हो गया। इट इज नेसेसरी दैट द बुक्स अवेलेबल इन द त्रिपिटक लिटरेचर, त्रिपिटक साहित्य में जो भी बुक्स थे, उन सभी किताबों को एक बार पुनः क्या किया गया? संस्कृत में ट्रांसलेट किया गया। ऑफ तिब्बत बी ट्रांसलेटेड वंस अगेन इनटू संस्कृत। यानी कहने का मतलब यहाँ वाला बुद्धिस्ट संस्कृत वाला हुआ तिब्बत भाषा में, और वहां का किताब था त्रिपिटक, क्या है? त्रिपिटक लिटरेचर को ट्रांसलेट किया गया संस्कृत में। क्लियर हो गया? यानी कि अदला बदली हो रहा है। They would not only shed new light on Indian history and culture, but would also help us to form a complete picture of contribution made by Nalanda University in the pursuit of knowledge। ठीक है, इसको मिटा देते हैं तब समझाते हैं। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो
तो ये अभी आवश्यक हो गया कि वहाँ का एक साहित्य था, उसका नाम था त्रिपिटकस लिटरेचर, उसको भी संस्कृत में अनुवाद किया गया। कह रहा है कि वे लोग मतलब स्कॉलर, हमारे विद्वान जो इंडिया से पढ़ के गए थे, नालंदा से विश्वविद्यालय से पढ़ के निकले थे अन्य देशों में, दे वुड नॉट ओनली शेड न्यू लाइट ऑन इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, वह केवल नए प्रकाश, भारत के बारे में नए ज्ञान दूसरे देशों में जाकर फैलाए नहीं, केवल भारत का ज्ञान ही नहीं बल्कि यहाँ के इंडियन हिस्ट्री और कल्चर के बारे में भी उन्होंने ज्ञान को दिया। इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास और यहाँ के संस्कृति के बारे में इन्होंने जाकर जिक्र किया। क्लियर है? इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास और भारतीय कल्चर के बारे में उन्होंने जाकर क्या किया, कल्चर एंड सिविलाइजेशन के बारे में बताया हमें, यही ना हम लोग पढ़ा है जी। ठीक, आगे दिया है कि नेक्स्ट पेज में आ गए हम लोग 25 में। कहाँ पहुंच गए? 25 मैं लिख देता हूं इस पर। तो इन लोगों ने केवल ट्रांसलेशन का ही काम नहीं किया, केवल लिटरेचर को ही नहीं बल्कि भारतीय इतिहास और संस्कृति के बारे में भी जिक्र किया है। पेज नंबर 25 पैराग्राफ नंबर 9 में ही है, कुछ बच गए हैं लाइन, सुनेंगे। परंतु 25 में आएंगे डायरेक्ट, बट वुड ऑल्सो हेल्प अस टू फॉर्म अ कंप्लीट पिक्चर, लेकिन इन लोगों ने हम लोग को एक कंप्लीट पिक्चर भी हेल्प मतलब मदद हुआ इन लोग के चलते कि भारत का एक पूर्ण तस्वीर, कंप्लीट पिक्चर ऑफ इंडिया एकदम दिखाई लगने जगह किया। ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय नालंदा यूनिवर्सिटी इन परस्यूट ऑफ नॉलेज, एक कंप्लीट पिक्चर के बारे में यानी पूरे पूर्ण भारत के बारे में लोग जाने, किसके तहत, किसके चलते, वो था एक ही कारण था, नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के चलते लोग जाना। तो वही लिखा है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई किया, क्यों में पूरा एक कंप्लीट पिक्चर भारत के बारे में लोग जाकर बताएं, एक कंप्लीट पूरे तस्वीर के रूप में लोग भारत से जान जाते थे, क्योंकि जो भी परसूट किया, परसूट मतलब फॉलो करना, परसूट ऑफ नॉलेज यानी सिंपल इन लोगों ने यहाँ पर पढ़ाई किया, इसलिए जाकर भारतीय इतिहास और वहाँ की संस्कृति को एक नया पिक्चर, एक पूर्ण रूप में भारत के बारे में उन्होंने लोगों को बतलाया। क्लियर है? तो इसीलिए कारण दिया है कि द परसूट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति के बाद नालंदा यूनिवर्सिटी से इन्होंने विश्व में गया और अन्य अन्य जगहों पर हमारे इंडियन स्कॉलर्स जाकर भारत की संस्कृति, सभ्यता और यहाँ के साहित्य, यहाँ की भाषा और यहाँ के रहन सहन के बारे में जिक्र किया। आगे बढ़ो। फर्दर इट इज ऑल्सो बिलीव दैट, आगे ये भी विश्वास किया जाता है कि कोरियन स्कॉलर्स केम टू स्टडी द विनाया एंड अभिधर्मा एट नालंदा। कहां से आए थे? चाइना से। पहले वाले कहां से आते थे? चाइना तिब्बत से। अब कोरिया देश है, कोरिया देश से, इसको बोलेंगे कोरियन। क्या बोलेंगे? कोरियन। कोरिया एक देश है, कोरियन स्कॉलर लोग आए, माने विद्यार्थी लोग आए, हम विद्वान लोग भी पढ़ाई करने आए, कोरियन स्कॉलर्स, कोरियन विद्वान लोग भी आए और इन्होंने आकर दो विषयों के बारे में पढ़ा। पहला था विनाया, क्या है? द विनाया, द लगाना है खास करके विषय, द विनाया के बारे में इन्होंने पढ़ा। और दूसरा विषय है अभिधर्म, ये सब ऑब्जेक्टिव वर्ड है। तो कोरियन स्कॉलर कौन कौन विषय पढ़े जी? द विनाया एंड अभिधर्म। वही चाइनीज लोग महानयास और विनायका के बारे में पढ़ते थे, ये नहीं था निकायास के बारे में। तो कोरिया, ऐसे विश्वास किया जाता है कि कोरिया देश से भी लोग आए थे, विद्वान लोग, और पढ़ाई किए विनाया और अभिधर्मा की नालंदा में। इट इज क्वाइट पॉसिबल, यह क्यों संभव हो सका? क्योंकि दैट कोरियन ट्रांसलेशंस ऑफ ओरिजिनल संस्कृत वर्क्स में स्टिल बी एक्सटेंड इन कोरिया, जो कोरियन अनुवाद किया गया था ओरिजिनल संस्कृत को, में स्टिल बी एक्सटेंड इन कोरिया। क्यों हो चुका? क्योंकि हमारे यहाँ से भी पढ़ के स्कॉलर लोग कोरिया में जाकर कोरिया में ट्रांसलेट किए होंगे, इसलिए उन लोग जाकर फिर यहाँ इंडिया आना स्टार्ट कर दिए पढ़ाई करके। ठीक, सिंपल है, वही लिख रहा है। इट इज क्वाइट पॉसिबल, संभव इसलिए हो सका कि कोरियन ट्रांसलेशन ऑफ ओरिजिनल संस्कृत, जो ओरिजिनल संस्कृत था, जो वास्तविक संस्कृत भाषा था, देखो यहाँ बोर्ड पर, संस्कृत, जो ओरिजिनल संस्कृत था, इसको कोरियन भाषा में क्या किया? हम ट्रांसलेट कर दिए, कोरियन ट्रांसलेट किएंगे, जो आज भी हो सकता है कोरिया में, वो बहुत विस्तार रूप से पाया जाता हो, इसलिए वहां के विद्यार्थी स्कॉलर लोग आकर इंडिया में पढ़ाई किया था, विनाया का और अभिधर्मा का। क्लियर हो गया? लास्ट एंड फाइनल पैराग्राफ, ये ना जी, सेकेंड लास्ट।
ठीक है, इसको कल देख लेंगे, टाइम भी देखना है, जाना है क्लास करने ना। ठीक, 10 और 11 खत्म हो जाएगा कल। क्वेश्चंस कुछ है उसको डिस्कस कर लेते हो, ध्यान से देख लीजिएगा। मैंने पेज नंबर 25 का पैराग्राफ नंबर 9 खत्म कर दिया और 2 बच गए 10 11 जो हम लोग कल देख लेंगे। कल क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे, टाइमिंग बचेगा तो। लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, संक्षिप्त में निम्न प्रश्नों का उत्तर दें। नंबर 1, हाउ मेनी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वेर एट नालंदा यूनिवर्सिटी व्हेन ह्यूएन टी सांग विजिटेड। करें, जब ह्यूएन टी सांग इंडिया में आया था तो विद्यार्थियों की संख्या और शिक्षकों की संख्या कितनी थी? हाँ, देयर आर 10,000 स्टूडेंट्स एंड 1,500 टीचर्स इन नालंदा यूनिवर्सिटी व्हेन ह्यूएन टी सांग विजिटेड इंडिया या नालंदा। क्लियर? सेकेंड वन, हाउ वाज द पुपिल टीचर रेशियो सिग्निफिकेंट। जो शिष्य था और टीचर का रेशियो कितना महत्वपूर्ण था, बताइए कितना महत्वपूर्ण था? अनुपात जो था ना, वो अनुपात कैसे बनेगा? मान लो 10,000 है, इधर 1500 है, तो कैसे था? इतना अनुपात था कि वहां पर रेशियो था कि हर एक शिष्य और हर एक टीचर उसको स्पेशल पढ़ाई करा सकता था। यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो लिखा हुआ है कि इट इज ओबिवियस दैट, पेज नंबर 23 पे आओ, इससे बिल्कुल पता चलता था कि शिक्षक कुड पे इंडिविजुअल अटेंशन टू द एजुकेशनल ट्रेनिंग ऑफ देयर स्टूडेंट, अपने विद्यार्थियों का उसका शैक्षणिक शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों को व्यक्तिगत रूप से दे सकते थे, ऐसा अनुपात था। अरे समझ में? चलो आगे। तीसरा, नेम द कंट्रीज फ्रॉम वेयर द स्कॉलर्स केम टू स्टडी एंड कलेक्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर। वैसे वैसे देश का नाम बताइए जहां से लोग पढ़ाई करने आते थे। कल हम लोग पढ़े थे देशों का नाम, याद है कौन कौन सा देश था? नोट्स नहीं बनाई थी? कोरिया, तिब्बत, चाइना और नेपाल, 4-5 था ना, कल देख लीजिएगा कहाँ कहाँ से लोग आते थे। पेज नंबर 23 पे दिया है, चाइना, कोरिया, तिब्बत, तुर्किस्तान, मंगोलिया। ठीक है, ठीक, इतना ही दिया है, 3-5 देशों से बन जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ लाइब्रेरी डिड नालंदा पोजेस। नालंदा विश्वविद्यालय में कैसा पुस्तकालय था? एशिया का सबसे बड़ा। अरे समझ में? द लाइब्रेरी ऑफ नालंदा वाज ग्रेट ओवर एशिया। ठीक है, पूरा एशिया में सबसे बड़ा था। पांचवा, व्हेन वाज इट डिस्ट्रॉयड, कब इसको डिस्ट्रॉय किया गया था? हम बोले थे ऑब्जेक्टिव में, बताइए। 12वीं शताब्दी में, इसको रट लेना है, इन 12th सेंचुरी। व्हाट काइंड ऑफ लाइब्रेरी इज देयर इन योर स्कूल और कॉलेज। आपके विद्यालय में किस प्रकार का लाइब्रेरी है? लिखेंगे छोटा लाइब्रेरी है या मीडियम साइज का लाइब्रेरी है, इतने पुस्तकें हैं या व्यवस्था अपना लिख दीजिएगा स्कूल में जैसा आपका विद्यालय में पुस्तकालय है। 7, हाउ डिड सेवरल मैन्युस्क्रिप्ट सर्वाइव। किस तरह जो हस्तकला था वो अस्तित्व में आया, किस तरह सर्वाइव हुआ, किस तरह हमें प्राप्त हुआ? जब पुरातात्विक विभाग द्वारा खुदाई किया गया तब वो मैन्युस्क्रिप्ट हमको प्राप्त हुए और उसको म्यूजियम में सुरक्षित रखकर प्रिजर्व करके हम लोग क्या किए, उसको बचाकर रखे हैं। आगे, हाउ मेनी लेक्चर्स वर डिलीवर्ड डेली एट नालंदा। नालंदा में प्रत्येक दिन कितने क्लास चलते थे, कितने लेक्चर? तो 100 लेक्चर। कितने लेक्चर? 100 लेक्चर डिलीवर होते थे। 100। 9 क्वेश्चन है, व्हाट वाज सो यूनिक अबाउट द एकेडमिक एटीट्यूड एट नालंदा, हाउ डज इट कंपेयर विद द एकेडमिक एटीट्यूड योर स्कूल एंड कॉलेज। कारण नालंदा में जो पढ़ाई करने का जो स्टाइल था, पाठ्यक्रम था, और आपके विद्यालय में पाठ्यक्रम था, दोनों के बीच में अंतर क्या है? अभी जो आप पढ़ती है विश्वविद्यालय में, वहां का सिलेबस और उस समय का सिलेबस में क्या अंतर है, अपना से लिख के लाना है, तुलना करके। 10, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वर मेड कंपलसरी। आज पढ़ाए हैं, कितने सब्जेक्ट कंपलसरी थे? 5। कौन कौन? व्याकरण, ग्रामर, लॉजिक, मेडिकल साइंस, हैंडीक्राफ्ट एंड रिलीजन एंड फिलोसफी। फाइनल है, व्हाट अपील डज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेक टू द पीपुल। पीपुल से क्या वो अपील किए, क्या निवेदन किए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लास्ट में क्या निवेदन कर रहे हैं, उसको कल पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, निवेदन यही किए होंगे कि हमारी संस्कृति, सभ्यता और नालंदा यूनिवर्सिटी जैसे हमारे जो शिक्षण संस्थान है उसको हम लोग क्या करें, बढ़िया से चलाएं या सुरक्षित रखें, ताकि आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो शिक्षित हो और हमारा देश विकास करे। ठीक है, पेज नंबर 25 का कल हम लोग देखेंगे, इसको बना लीजिएगा। दोनों क्वेश्चन कल परसों वाला भी नहीं बना है। ठीक है, जब थैंक यू।